Hello everyone, welcome to online class. Welcome back. Our subject is Economics, Indian Economic Development, Chapter 3, and now we have come to the last topic, Indian economy during reforms and appraisal or assessment of LPG policies. अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं चैप्टर 3 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो LPG पॉलिसी लाई गई थी 1991 में। अब हम उसका अप्राइजल करेंगे, यानी उसका इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो इतने सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए इकोनॉमी में, हमारे इतने सारे बदलाव लाए गए, उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा हमारे इकोनॉमी पे। आइए देखते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 हैव बीन एबल टू अचीव सर्टेन टारगेट्स, येट मच मोर स्टिल हैज़ टू बी डन। अब जो 1991 में जो LPG पॉलिसी लाई गई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए थे, उससे तो हमने कुछ अपने जो टारगेट्स थे उसको तो हमने पूरा किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आइए इसका फेवर में देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के क्या क्या आर्गूमेंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी का हमें देखना है कि वो डेवलप कर रहा है कि नहीं, उसके लिए उसका ग्रोथ रेट देखना पड़ता है। जो विकास दर है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं। ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। अब देखिए, किसी भी इकोनॉमी को अभी हमने बताया, उसको मेज़र करने के लिए कि उसकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, उसको देखने के लिए मेज़र होता है GDP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बाय एन इकोनॉमी इज नोन एज GDP. Growth of GDP increased from 5.6% during 1980-81 to 8.4% during 2010-11. जो GDP का ग्रोथ रेट था 5.6% था 1980 के लेट में, यानी 1991 में, वो 2010-11 में हो करके 8.4 हो चुका था। 5.6 से 8.4 हो चुका था। It shows that there has been an increase in overall GDP growth in reform period. तो ये दिखाता है कि ओवरऑल GDP जो है वो हमारा काफ़ी ग्रोथ हुआ था। 10th प्लान हैज़ प्रोजेक्टेड द GDP ग्रोथ एट 8%। 10th प्लान में हम 8% तक पहुंच चुके थे और आज के डेट में भी 7% नियर अबाउट है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चरल चेंजेस। अब जो ढांचागत बदलाव हुए थे, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस रिफर्स टू शिफ्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब पूरी तरह से व्यापक बदलाव हो गए थे। स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, प्राइमरी सेक्टर से हमारे जो कंट्रीब्यूशन था वो ज़्यादातर अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में होने लगा। पहले हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमी में वो प्राइमरी सेक्टर से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता था। वो शिफ्ट होकर के अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने लगा था। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड इट वाज नोटिस दैट द ग्रोथ रेट ऑफ 8% अकॉर्डिंग टू 10th प्लान इज मेनली ड्रिवन बाय ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर। ये नोटिस किया गया कि जो हमारा 8% का ग्रोथ रेट था वो ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में परफॉर्मिंग की वजह से हुआ था। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपने इससे पहले सारे जो नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़े थे, एक बार उसको रिपीट कर लीजिएगा। उसमें देखिएगा जो उसमें 1990 में जो सिचुएशन थी हमारी, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना पड़ा था, उसी सब का आप देखिए इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था, यानी कुछ उसमें चेंजेस आए थे। आपने पढ़ा था उसमें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा जो है बहुत काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो रहा था, कम हो रहा था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों कम हो रहा था? क्योंकि हमारे यहाँ आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा था, हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा था, इनफ्लो हो नहीं रहा था फॉरेन एक्सचेंज का। तो 1991 से पहले क्या होता था, फॉरेन एक्सचेंज हमारा डिप्लीट हो रहा था। वॉज वन ऑफ द मेजर रीजन्स टू इंट्रोड्यूस LPG पॉलिसी। यही मुख्य कारण था LPG पॉलिसी लाने का, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो डिप्लीशन हो रहा था, यानी ख़त्म हो रहा था। In post-reform period, foreign direct investment and foreign institutional investment (FFI) have increased from about $100 million से लेके $150 हो चुका है 2003-4 में। जो उस समय हमारा FDI और FII उस $100 मिलियन था 1991 में, वो आज $150 बिलियन तक पहुंच चुका है 2003-4 में। There has been an increase in the foreign exchange reserves from about $6 बिलियन से लेकर के आज $297 बिलियन तक पहुंच चुका है। At present, India is the 6th largest foreign exchange reserve holder in the world.
आज के दौर में इंडिया 6th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व होल्डर हो चुका है, सबसे ज़्यादा 6th पोजीशन पर पहुंच चुका है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। 4th है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब जो आपने देखा था कि उसमें ज़्यादातर हमारे जो पॉलिसी बनाई गई थी उसमें ज़्यादा फोकस इसी किया जा रहा था कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट हो, ग्रोथ हो उसका। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन ए ग्रेट स्टिमुलेंट टू ओवरऑल production of goods and services, which made possibly to create a marketable surplus along with meeting the requirement of domestic demand of goods and services। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसका स्टिमुलेंट यही था, उसका ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा था। इसी से क्या हुआ है कि हमारा जो मार्केटेबल सरप्लस हो रहा था, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे विथ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट में जो डिमांड थी गुड्स की उसको हम फुलफ़िल कर पा रहे थे और वो हमारा सरप्लस हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था। इंडिया इज़ नाउ सीन एज ए सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल। अब ये देखा जा रहा है कि इंडिया जो है एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हो चुका है। हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स जो है बाहर भी सेल हो रहे हैं, ऑटो पार्ट्स हुआ, इंजीनियरिंग गुड्स हुआ, IT सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल हुआ। 5th पॉइंट इज़ कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। महंगाई उस समय जो इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल काफ़ी बढ़ रहा था 1991 में, उसमें कुछ कंट्रोल हुआ। गल्फ क्राइसिस हिट द इकोनॉमी एडवर्सली एंड देयर वाज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। 1991 से पहले क्या हो रहा था, गल्फ में जो क्राइसिस हुआ था उस वजह से हमारे यहाँ प्राइस लेवल काफ़ी बढ़ रहा था। ड्यू टू LPG पॉलिसी इन्फ्लेशन इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस फ्रॉम नियरली 16.7% टू 5.4%। पहले जो 1991 के समय हमारे यहाँ जो एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन था वो 16.7% था, वो 2009 में आके 5.4% तक हो चुका है। 6 पॉइंट कंट्रोल ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट मतलब आपको बताया गया था कि फिस्कल डेफिसिट मीन्स होता है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सीड कर जाता है। होना तो चाहिए, इनकम ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेंडिचर के कंपेयर में, लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफ़ी एक्सीड हो रहा था इनकम के कंपेयर में। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होता है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसमें आपका फिस्कल डेफिसिट है उसमें विच एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू 1991 नाउ स्टार्टेड रिकवरिंग आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो सकल घरेलू नुकसान था वो हमारा 1991 से लेकर के अब काफ़ी इसमें जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के बाद काफ़ी कुछ रिकवर हुआ है। It reduced from 8.5% in 1991 to nearly 4.8% in 2011। जो उस समय जो हमारा फिस्कल डेफिसिट 8.5% था 1991 में, और अब आकर के 4.8% हो चुका है 2011 में। 7th पॉइंट, द लास्ट, रिडक्शन इन डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा जो डेफिसिट था, यानी हमारे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा हो रहा था, इनफ्लो कम हो रहा था, इस वजह से इसमें डेफिसिट थे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। 1991 से पहले हमारा आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा था, इनफ्लो नहीं हो रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के। तो ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ LPG पॉलिसी द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम 9,680 million in 1991 टू नियरली 2,470 in 2004। तो 9,680 जो हमारा $1 million आपका डेफिसिट था बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो आकर के 2,470 million तक हो चुका है। तो दिस ऑल वेयर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ LPG पॉलिसी। ये सारे हमारे इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उससे इतने सारे हमारे यहाँ फ़ायदे हुए थे। अब आते हैं लिमिटेशन क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इसके क्या क्या नुकसान हुए उसके बारे में भी हम थोड़ा देखते हैं। द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ बीन वाइडली क्रिटिसाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू एड्रेस सम ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम फेसिंग आवर इकोनॉमी स्पेशली इन द एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेक्टर। बहुत हद तो हमें काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे इसका काफ़ी फ़ायदा नहीं पहुँचा जितना एक्सपेक्टेड था, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया। फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। आपने देखा कि ग्रोथ तो हमारी अच्छी हो रही थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में भी क्या हो रहा था। थ्रू द GDP ग्रोथ रेट हैज़ इंक्रीज इन द रिफॉर्म पीरियड, येट रिफॉर्म लेड टू ग्रोथ हैज़ नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। अब देखिए ये एक ऐसा सिचुएशन हो गया था कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में वो अक्षम थी। हमारे यहाँ ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, जो संभावनाएं होती हैं रोज़गार की वो उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो हमारे यहाँ एक तरह से जॉबलेस ग्रोथ हो गया था। ग्रोथ तो हो रही थी लेकिन वो जॉबलेस था, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, पूरी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुका था। अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्ड बिकॉज
पब्लिक सेक्टर वेंट फॉर रिट्रेचमेंट ऑफ वर्कर। पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा था, वहाँ पे लो परफॉर्मेंस हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्टाफ हो गया था, तो वहाँ पे रिट्रेचमेंट हो रहा था वर्कर्स का, यानी वहाँ पे छटनी हो रही थी वर्कर्स की, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा तो वहाँ वर्कर्स का काटनी छटना पड़ता है। द प्राइवेट सेक्टर टर्मिनेटेड एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पब्लिक सेक्टर में तो वहाँ पे ओवर स्टाफ हो गए थे, काफ़ी लोग हो गए थे, इस वजह से वहाँ पे अब उतना लॉस हो रहा था, खुद ही उनको अपना कॉस्ट को रिड्यूस करना था, इसलिए वो टर्मिनेट कर रहे थे वर्कर्स को। प्राइवेट सेक्टर में क्या था, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था, वहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा था, नए नए इनोवेशंस हो रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट पे लोग मैनुअली वर्क करते हैं, रजिस्टर वर्क करते हैं, अगर बुक कीपिंग करते हैं, अगर वहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा तो अब कंप्यूटर लिटरेट जो होंगे उन्हीं को वहाँ पे वैकेंसी दी जाएगी। तो पहले से जो एम्प्लॉयज़ थे उनको टर्मिनेट किया जा रहा था, क्योंकि उनको वो पूरी तरह से जो एडवांस लिटरेट नहीं थे, कंप्यूटर लिटरेट नहीं थे। सेकेंड पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन एबल टू बेनिफिट एग्रीकल्चर। ये जो सुधार हुए उससे एग्रीकल्चर पे बहुत हद तक फ़ायदा नहीं पहुंचा। देखा ही आपने, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर के अब सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में बेनिफिट हो रहा था। इट इज़ बिकॉज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरीगेशन, पावर, रोड्स सेक्टर हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन रिफॉर्म पीरियड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हो रही थी वो ज़्यादातर सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर में हो रहा था। इरिगेशन, पावर, रोड्स और इन सबों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। रिमूवल ऑफ फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो दी जा रही थी फर्टिलाइज़र में, उसको भी हटा दिया गया था, क्योंकि उससे काफ़ी कॉस्ट हमारा जो है, इसको सब्सिडी हटाने से हमारा जो है काफ़ी कॉस्ट बढ़ जा रहा था फार्मर्स के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। उनको सब्सिडी मिल रही थी, छूट मिल रही थी फर्टिलाइजर से, तो उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का उनका जो कॉस्ट था वो बढ़ गया था। इंडियन फार्मर्स हैड टू फेस इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी आने से इंडियन फार्मर्स को अब इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा था, जिस वजह से अब उनकी इम्पोर्ट ड्यूटी उनको देना पड़ जा रहा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में। रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनको मिल रहा था वो भी हटा लिया गया था, तो काफ़ी उससे एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ा था। देयर वॉज मच मोर फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप इंस्टीड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब उनको फूड ग्रेन्स जो वो प्रोड्यूस करते थे, राइस, व्हीट, मिलेट्स, इन सब को उनसे कहा गया वो फोकस हटा करके अब कैश क्रॉप्स पे करें, जिससे वो एक्सपोर्ट हो सके। थर्ड पॉइंट, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में काफ़ी जो है लो लेवल हो रहा था परफॉर्मेंस। Industrial growth has also recorded a slowdown because of decrease in demand of industrial products due to various reasons such as cheaper imports and inadequate investment in infrastructure. जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो भी काफ़ी जो है स्लो डाउन हो चुका था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही थी, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स था वो चीपर इम्पोर्ट्स हो रहा था, सस्ते क्वालिटी की हो रही थी, और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमी हैज़ ओपन टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री। ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हो गया था कि हमारे यहाँ जो है, जैसे आप इंटीग्रेट हो गया था हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, एक्सपोर्ट एकदम बहुत ज़्यादा होने लगा था यहाँ से, मतलब हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, बाहर के प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ इंपोर्ट हो सकते थे, पूरी एक तरफ से एकदम फ्री हो गया था, बॉर्डरलेस सिचुएशन हो गई थी। तो हमारे यहाँ जो है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे थे डेवलप्ड कंट्री से। चीपर इम्पोर्ट्स रिप्लेस द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स। अब बाहर के सामान अब आने लगे हैं हमारे यहाँ, तो वो काफ़ी सस्ता मिल रहा था, तो लोग उसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड खत्म हो चुकी थी। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इनएडिक्वेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो पावर सप्लाई है ये सब में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, तो उनकी फैसिलिटी बहुत कम हो गई। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया डज नॉट हैव एक्सेस टू डेवलप कंट्रीज बिग मार्केट बिकॉज ऑफ हाई नॉन टेरिफ बैरियर। अब एक इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री, आपने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन में डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए काफ़ी वो बेनिफिशियल था, तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया वो इस तरह से नॉन टेरिफ बैरियर से उसको कंपेयर नहीं कर पाया। फोर्थ वन इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में आपने पढ़ा था कि जैसे किसी भी पब्लिक कंपनी में कोई प्राइवेट सेक्टर अगर उसमें अपना पैसा लगाता है तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। पावर कंट्रोल उसमें जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव बीन अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को वो पब्लिक सेक्टर के जो एसेट्स थे वो अंडर वैल्यू करके, यानी कम उसकी कीमत जो है कम करके उनको बेच दिया गया। दिस क्रिएटेड सब्सटेंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस हुआ, उनके जो एसेट जो हायर वैल्यू के थे उसको अंडर वैल्यू करके बेच दिया गया, तो इससे काफ़ी लॉस हुआ उनको।
Moreover, the proceeds for this investment were said to offset the shortage of government revenue में भी काफ़ी नुकसान हुआ. फिफ्थ पॉइंट है इनएफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल पॉलिसी. जो फिजिकल पॉलिसीज थी उससे काफ़ी इनएफेक्टिवनेस था, वो उसमें ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं पहुंचा. Economic reforms have imposed limits on growth of public expenditure, especially in social sectors. अब इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर बहुत कम हुआ उस पर. पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए उसमें बजट में बहुत कम प्रावधान थे सोशल सेक्टर्स में. द टैक्स रिडक्शन वाज डन टू कर्ब टैक्स इवेशन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट रेवेन्यू. अब आपने टैक्स रिफॉर्म में भी पढ़ा था कि उसमें टैक्स इवेशन से बचाने के लिए टैक्स को कम कर दिया गया था, टैक्स कटौती की गई थी. इस वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी कम होने लगे इस पॉलिसी से. इससे जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होने की वजह से वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया उनका. टैक्स इंसेंटिव्स वे प्रोवाइडेड टू फॉरेन इन्वेस्टर आए थे, उनको टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा था, जिससे जो है टैक्स रेवेन्यू हमारे यहाँ उसका जो इनकम था वो भी कम हो गया. टैरिफ रिडक्शन ऑल्सो रिड्यूस द स्कोप ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज़. टैरिफ में जो रिडक्शन यानी कटौती कर देने से जो कस्टम ड्यूटी से जो रेवेन्यू मिलता था वो भी कम हो गया. लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन इक्वालिटीज़. अब ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन आने से इनइक्वालिटी बढ़ गई थी, डिस्पैरिटी हो गई थी नेशंस एंड पीपल के बीच में, असमानता हो गई थी. ग्लोबलाइजेशन इज स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलप कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन अदर कंट्री. ग्लोबलाइजेशन एक स्ट्रेटेजी होती है जिससे डेवलप कंट्री अपने मार्केट को अदर कंट्री में फैलाते हैं. मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन हैज डिवाइडेड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन नेशंस एंड पीपल. इससे क्या होता है, मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबलाइजेशन मार्केटिंग वाला जो मेथड आ जाता है पॉलिसी, उससे क्या होता है लोगों के बीच में काफ़ी जो है डिस्पैरिटी आ जाती है. अब डेवलप कंट्रीज काफ़ी डेवलप होंगे, उनके प्रोडक्ट्स हर जगह, चाहे वो पुअर हो चाहे किसी भी कंट्री, स्मॉल कंट्रीज में सेल हो सकता है, जबकि डेवलपिंग कंट्री या पुअर कंट्री उनके प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्री में सेल नहीं होंगे, तो उनसे काफ़ी डिस्पैरिटी आ जाती है, काफ़ी दोनों में असमानताएँ हो जाती हैं. Economic reforms increase the income inequality consumption of only high income. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो वो सिर्फ इनकम उन्हीं लोगों का बढ़ा जो हाईली इनकम ग्रुप के थे, बाकी पुअर्स के लिए काफ़ी जो है एक तरह से लॉस हुआ उनको. Thus the growth has been concentrated only in some select area in service sectors such as information technology. इससे ये जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो ग्लोबलाइजेशन था उससे सिर्फ सर्विस सेक्टर काफ़ी बेनिफिशियल हुआ उनके लिए. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, चाहे फाइनेंस हो, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, रैदर देन वाइटल सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. सिर्फ सर्विस सेक्टर यानी टर्सरी सेक्टर जो वो वही काफ़ी बेनिफिशियल हुआ. आपका जो सेकेंडरी या प्राइमरी सेक्टर हुआ वो उतना काफ़ी बेनिफिशियल नहीं हुआ इनसे. तो दिस ऑल वेयर द अप्राइजल or you can say evaluation of LPG policy that was introduced in 1991. 1991 की जो LPG policy लगी थी उसके positive and negative impact थे. I hope you all have understood. So this chapter is completed. Or if you go through all the topics and revise and complete notes. Thanks. Best of luck.